गुड मॉर्निंग गाइज। आज की हमारी क्विज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में कृषि। यह हमारा टॉपिक आने वाली भर्ती परीक्षाएं जैसे कि पशु परिचर, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीईटी और एलडीसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत हम करने वाले हैं ट्रिक्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यदि ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं और आपका लेवल क्या है तैयारी का। और हम इन क्वेश्चनों का 360 डिग्री पर एनालिसिस भी करेंगे, तो जिसके कारण आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस टॉपिक का। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, स्थानांतरित कृषि, इसका जो दूसरा नाम है वो है कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कि काटो और जलाओ, यानी कि पेड़ों को काटो फिर समतल भूमि बनाओ और फिर खेती करो। तो कर्तन एवं दहन कृषि इसका दूसरा नाम है। तो इसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, झूमिंग, वालरा, जेट्रोफा, सियासू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वालरा। देखिए, राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कृषि करने के बाद में, वो कृषि राजस्थान में कहलाती है वालरा। जबकि इसका जो भारत में नाम है, यानी कि भारत के अंतर्गत की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे कहा जाता है झूमिंग, जबकि राजस्थान में वालरा। इसके अलावा देखिए, जब ये आदिवासी लोग इस स्थानांतरित कृषि को मैदानी भाग में करते हैं तो उस कृषि को कहा जाता है तजिया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। लेकिन यदि वो इसी कृषि को पहाड़ी भागों के ऊपरी स्थान पर करते हैं, यानी कि यहाँ पर, तो इस कृषि को कहा जाता है चिमाता। ये भी आपको याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर इस स्थानांतरित कृषि का नाम है चिमाता और मैदानी भाग पर इस स्थानांतरित कृषि का नाम है दजिया, जबकि राजस्थान में इसे बोला जाता है वालरा। और ये जो चिमाता और दजिया है ये आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है, और जो कि की जाती है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, यानी कि लगभग इस वाले एरिया में ये सबसे अधिक की जाती है, दक्षिण पश्चिम भाग में। इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ पर ये दो ऑप्शंस हो रहे हैं। जेट्रोफा, ये जेट्रोफा एक प्रकार का बायोडीजल है, यानी कि ईंधन तेल है। हम कह सकते हैं कि जो जेट्रोफा है ये एक व्यापारिक कृषि का उदाहरण है और इसे हिंदी में रतन जोत बोला जाता है। इसके अलावा देखिए सियासू, तो जो सियासू है ये रबी की फसल को बोला जाता है। हम रबी की फसल बोले या फिर सियासू फसल बोले, एक ही बात है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का प्रथम जैविक जिला किसे घोषित किया गया है? देखिए, प्रथम जैविक जिला की बात कर रहा है ये। तो देखिए 2015 में इसे जैविक जिला घोषित किया गया था और ये किया गया था हमारे ऑप्शन ए डूंगरपुर को, यानी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए, राजस्थान में जैविक जिला तो हो गया हमारा डूंगरपुर। इसके अलावा देखिए, जयपुर जिले के अंतर्गत एक गांव है, उसका नाम है दादिया गांव। इस दादिया गांव को पहला जैविक गांव बनाने की घोषणा की जा चुकी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे राजस्थान का पहला जैविक गांव है, जो मैं लिख देता हूं, पहला जैविक गांव वो है हमारा दादिया गांव। अब देखिए, पहला शहर हो गया, पहला गांव हो गया, सॉरी शहर की जगह पहला जिला हो गया, पहला गांव हो गया। इसके अलावा देखिए, राजस्थान के अंतर्गत 5 जैविक उद्यान भी हैं, 5 जैविक उद्यान। उनमें से आपको ये याद रखना है कि पहला जैविक उद्यान कौन सा है। देखिए, पहला जैविक उद्यान बनाने की जो घोषणा की गई थी वो घोषणा की गई थी नाहरगढ़ जैविक उद्यान को, लेकिन जो पहले बन पाया, यानी कि जो पहले कंप्लीट हो गया, वो है हमारा सज्जनगढ़। कुल मिलाकर बात यह है कि जो हमारे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान बना वो है हमारा सज्जनगढ़। और ये सज्जनगढ़ कहाँ पर है? तो ये है हमारा उदयपुर जिले में। तो पहला जैविक उद्यान सज्जनगढ़ उदयपुर में। इसके अलावा 4 और बच गए उनमें से, अब उनको आप किसी भी प्रकार याद कर सकते हैं। तो दूसरा जैसे मैं लिख देता हूं माचिया, माचिया है हमारा जोधपुर में, ये भी हमारा एक जैविक उद्यान है। थर्ड में लिख देता हूं हमारा नाहरगढ़, तो जो नाहरगढ़ है ये हमारा है जयपुर में। इसी के अलावा चौथा बच गया हमारा अभेड़ा, और ये अभेड़ा है कोटा के अंतर्गत। और जो 5वां है हमारा वो है हमारा मरुधरा बायोलॉजिकल, मरुधरा बायोलॉजिकल यानी कि जैविक उद्यान, और ये है हमारा बीकानेर में।
तो देखिए यहाँ पर ये 5 जैविक उद्यान है, एक जैविक गांव है दादिया जयपुर और एक जैविक जिला है डूंगरपुर। आपको ये सब याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का प्रथम कृषि बजट कब पेश किया गया? देखिए राजस्थान का पहला कृषि बजट, देखिए वैसे तो कृषि बजट हमेशा से पेश होता रहा है, लेकिन इसको किसी दूसरे बजट के साथ मिलाकर पेश किया जाता था। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कि हमको कोई कहे कि राजस्थान जीके और प्लस में इंडिया जीके, इन दोनों के आपके क्वेश्चन आएंगे और वो आएंगे 100। तो आप फिक्स नहीं बता सकते कि राजस्थान जीके के इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे, 60 आएंगे, 55 आएंगे, इस प्रकार। लेकिन अब सेपरेट से जो कृषि बजट है उसको अलग से पेश किया गया है, यानी कि आपको अलग से बता दिया गया है कि राजस्थान जीके के इतने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन, और उनमें से भी 20-20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, क्लास संस्कृति और भूगोल से आएंगे। यानी कि अब इसमें और भी अधिक पारदर्शिता हो गई है। तो देखिए जो पहला प्रथम कृषि बजट है उसको कब पेश किया गया? तो उसको पेश किया गया था हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा, और वो सन थी हमारी 2022-23। यानी कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022-23 में। अब यहाँ पर क्या क्या घोषणा की गई सीएम अशोक गहलोत के द्वारा, अब उनको हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो घोषणाएं नहीं पूछी जाती है, हमारे लिए ये सन इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं इनमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी नॉलेज के लिए। तो इसमें से जो सबसे पहले घोषणा की गई थी वो की गई थी कि जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि कार्य के लिए ड्रोन को प्रमोट करना, इसी के अलावा जो किसानों को ब्याज मुक्त लोन देना, इस प्रकार की अनेक घोषणाएं की गई थी। लेकिन वो सभी हमारे लिए यहाँ पर काम की नहीं है, हमारे लिए है सन इंपॉर्टेंट कि प्रथम बार कृषि का बजट कब पेश किया गया अलग से सेपरेट, तो 2022-23 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में मसाला पार्क स्थित है? ऑप्शंस देखिए, अजमेर, बारा, बीकानेर, कोटा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोटा। देखिए जो राजस्थान के अंतर सबसे अधिक मसाला उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है बारा जिले से। मैं लिख देता हूं उत्पादन मसालों का, तो वो किया जाता है 12 से सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन जो मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क है, वो राजस्थान में हमारे 2 हैं, जिनमें से जो पहला पार्क है वो है हमारा मथानिया जोधपुर में, और उसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्क है वो है हमारा कोटा, और कोटा की वो भी एक क्षेत्र है रामगंज मंडी, वहां पर दूसरा पार्क है ये स्पाइस पार्क। तो ये 2 पार्क है हमारे राजस्थान में। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जोधपुर ऑप्शंस में नहीं है, कोटा है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो हरित क्रांति है ये है हमारी खाद्यान्न फसल से संबंधित, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 1966 से 67 के बीच में। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी। वैसे हमारे भारत देश की जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये 1966 से 67 के बीच में हुई थी। तो उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू थी। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखना है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी या कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, और इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन सी खाद्यान्न फसल से। इसके अलावा देखिए जो ऑप्शन ए है हमारा तिलहन व सरसों से, इसका जो संबंध है वो है पीली क्रांति से, और जो दूध का है वो है हमारा श्वेत क्रांति से। इसके अलावा देखिए जो झींगा मछली है इसका जो संबंध है वो है गुलाबी क्रांति से। देखिए जो ओनली यदि मछली की बात की जाएगी तो मछली का जो संबंध है वो है नीली क्रांति से, लेकिन यदि झींगा मछली का नाम आए तो उसका जो संबंध हो जाएगा गुलाबी क्रांति से। आपको ये सभी के सभी याद रखने हैं, खासकर इस हरित क्रांति की आपको ये सन और ये पंचवर्षीय योजना जरूर याद रखनी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? देखिए हमारे राजस्थान में 2 केंद्रीय कृषि फार्म हैं,
इनमें से जो पहला केंद्रीय कृषि फार्म है वो है हमारा सूरतगढ़ में, और जो दूसरा है वो है हमारा जैतसर में। इन दोनों के ये नाम है। यदि इनके जिलों की बात की जाए तो जिला है हमारा एक ही, और वो है हमारा गंगानगर। यानी कि दोनों के दोनों एक केंद्रीय कृषि फार्म है गंगानगर जिले में, लेकिन इनकी जगह अलग है, एक की सूरतगढ़ और एक की जैतसर। तो देखिए ये जो सूरतगढ़ वाला है ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, और ये जिस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है उसका नाम है यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूएसएसआर। जबकि जो हमारा दूसरा केंद्रीय कृषि फार्म है जैतसर, इसको कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? ऑप्शंस देखिए, माल्टा, किन्नू मंडी। एक तरफ तो मंडी दे रखी है और दूसरी तरफ उनके जिले। तो देखिए माल्टा और किन्नू, इनकी जो मंडी है वो है गंगानगर में, तो बिल्कुल हमारा राइट है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, ये भी बिल्कुल सही है। मूंगफली मंडी बीकानेर, बिल्कुल ये भी सही है हमारा। और जीरा मंडी जालोर, ये हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो जालोर के अंतर्गत है वो है इसबगोल की मंडी, और इसबगोल यानी कि जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है घोड़ा जीरा, इसकी जो मंडी है वो है हमारी जालोर में। देखिए जीरे का जो उत्पादन होता है वो जालोर, नागौर, जोधपुर इन क्षेत्रों में जरूर होता है, लेकिन जो जीरा मंडी है ये जालोर में नहीं है। जालोर में है इसबगोल या फिर घोड़ा जीरा की मंडी। इसके अलावा देखिए जो जीरा मंडी है, ये एक बारी रखना, ये 2 बार गलती से लिखा गया। जो जीरा मंडी है ये है हमारी जोधपुर, और जोधपुर के अलावा हमारी है दूसरी नागौर में। यानी कि 2 जगह पर हमारे राजस्थान में जीरा मंडी है, जोधपुर और इसी के साथ में नागौर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जीरा मंडी जालोर, क्योंकि जीरा मंडी जोधपुर और नागौर में है, जबकि जालोर में इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा की मंडी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की पहली निजी मंडी स्थापित की गई। देखिए हमारे राजस्थान में एक निजी मंडी है, और वो कहां पर स्थापित की गई, और वो पहली निजी मंडी है हमारे राजस्थान की। तो वो कहां पर स्थापित की गई? भीलवाड़ा में, कोटा में, अलवर में, जयपुर में। तो देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा में। यदि पर्टिकुलर जगह पूछे तो हो जाएगा आपका कैथून। कोटा के कैथून में राज्य की पहली निजी मंडी स्थापित की गई, और उसकी जो सन है वो है हमारी 2005। इसके अलावा देखिए भीलवाड़ा में, तो देखिए भीलवाड़ा में क्या है, जो हमारे राजस्थान का प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन खोला गया, वो खोला गया था भीलवाड़ा में, कृषि रेडियो स्टेशन। तो ये भीलवाड़ा में खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है। पहली निजी मंडी कोटा कैथून में 2005 में, और पहला कृषि रेडियो स्टेशन भीलवाड़ा में। इसी के साथ देखिए अलवर में, तो अलवर में है प्याज मंडी, आपको ये याद रखना है, अलवर में प्याज मंडी। तो जिसके लिए एक हमारे देश में ट्रेन चलाई गई है प्याज को लेकर के, और वो ट्रेन चलाई गई है अलवर जिला, जो राजस्थान का अलवर जिला है, यहाँ से लेकर असम के बीच में पहली किसान ट्रेन चली है जो कि प्याज को लेकर जाएगी अलवर से असम। तो अलवर में प्याज मंडी है, और अलवर से असम के बीच में पहली प्याज ट्रेन चली है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, 1C, 3A, 3B, 4B। देखिए राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। तो उनमें से जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4B। ये है हमारा सबसे छोटा। जबकि यदि हम सबसे बड़े कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट सी, सबसे बड़ा। अब देखिए जो फर्स्ट सी है, इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं उनमें से हमारा जो मुख्यतः जिला है वो है हमारा जैसलमेर, और इसी के साथ में हमारा है बीकानेर। तो ये सबसे बड़ा हमारा कृषि जलवायु प्रदेश है। जबकि जो सबसे छोटा है वो है हमारा 4B, और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो उनमें है हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और इसी के साथ में प्रतापगढ़, ये जिले आते हैं। यानी कि यही जिले हैं मुख्यतः जो कि इन क्षेत्रों में आते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 10, कृषि जलवायु प्रदेश आंतरिक जल निकासी क्षेत्र 2A। ये देखिए जो हमारा सेकंड ए है, जिसको इस प्रकार भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, सेकंड ए, उसका जो नाम है वो है आंतरिक जल निकासी क्षेत्र, कृषि जलवायु प्रदेश का नाम है ये सेकंड ए का। के अंतर्गत जिले आते हैं, इसके अंतर्गत यानी कि सेकंड ए के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? ऑप्शंस देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालोर, पाली, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने इनको याद किया होगा, वो इस प्रकार से याद किया होगा, लगभग ये हमारे राजस्थान की एक काल्पनिक आकार है, आकृति है। इनमें से आपने इस प्रकार याद किया होगा कि सबसे पहले आपने जो आपका है फर्स्ट ए, उसमें जो आपके बाड़मेर और जो जोधपुर क्षेत्र आता है वो है हमारा यहाँ पर। इसके बाद में है हमारा फर्स्ट बी, तो फर्स्ट बी में हो जाएगा हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़। मैं इनके आगे भी लिख देता हूं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट बी हो जाएगा हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़, ये ऊपर के ऊपर। फिर उसके बाद में आता है हमारा फर्स्ट सी, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये सबसे बड़ा है। इसमें आता है हमारा जैसलमेर, जैसलमेर के साथ में बीकानेर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सी। तो आपने तीनों को इस प्रकार याद किया होगा। फिर उसके बाद में जिस प्रकार से अरावली पर्वतमाला गुजरती है उसी प्रकार आपको एक विभाजन करना है और लगभग यहाँ से वापस लाइन खींचनी है, और फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ए और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सेकंड बी। तो जो सेकंड ए में जो जिले आते हैं उनमें आता है हमारा मुख्यतः मतलब कुछ भाग तो चूरू का भी आता है, लेकिन मेन रूप से आता है हमारा सीकर का। उसके अलावा जो भाग आता है वो आता है झुंझुनू का, यानी कि कुल मिलाकर आता है शेखावाटी प्रदेश सेकंड ए में। इसके अलावा सेकंड बी है, इसके अंतर्गत आता है लूणी बेसिन, और लूणी बेसिन के जो जिले हैं उनमें है हमारा जालोर और पाली, जो कि ऑप्शन बी लिखा हुआ है, यह आएगा हमारा सेकंड बी में। तो देखिए इस प्रकार हमारे अभी तक जो टोटल 5 कृषि जलवायु प्रदेश हो चुके हैं। इसके अलावा फिर 5 हमारे और बचे, तो उनके बाद में देखिए हमारा यहाँ पर आएगा थर्ड ए और थर्ड बी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में हमारा इसी प्रकार यहाँ पर आएगा लास्ट में आएगा हमारा जो हाड़ौती क्षेत्र है, वहां पर आएगा 5वां, और यहाँ पर आएगा हमारा फोर्थ ए और यहाँ पर आएगा हमारा फोर्थ बी। ये फोर्थ बी का हमारा सबसे छोटा था, ये हमने देखा था फोर्थ बी का सबसे छोटा, जिसके अंतर्गत ये इधर आएगा, लेकिन मैंने गलती से इसको ऐसे बना दिया है लाइन करके, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। जबकि जो हमारा सेकंड ए है इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये जिले आते हैं, और 5 के अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये आते हैं। जबकि जो थर्ड ए है इसके अंतर्गत हमारा टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा ये जिले आते हैं, और थर्ड बी इसके अंतर्गत हमारे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये जिले आते हैं। तो आपको इसी प्रकार अंगुलियों पे इनको याद करना है कि कौन सा जिला किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, सीकर झुंझुनू। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है। ऑप्शंस देखिए, बाड़मेर, राजसमंद, गंगानगर, बांसवाड़ा। देखिए मैं आपको यहाँ पर फैक्ट से बताऊंगा। देखिए कृषि योग्य भूमि यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, यानी कि जो सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र है हमारे राजस्थान में वो किस जिले में है, इसकी बात कर रहा है। बोया गया क्षेत्र बोल दें या फिर हम कह दें कि कृषि योग्य भूमि वो किस जिले में सर्वाधिक है, तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बाड़मेर, यानी कि राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बाड़मेर। ये है हमारा सर्वाधिक। लेकिन यदि हम बात करें न्यूनतम की तो वो हो जाएगा हमारा राजसमंद। राजसमंद के अंतर्गत न्यूनतम कृषि योग्य भूमि है, या फिर हम कह सकते हैं कि राजसमंद के अंदर न्यूनतम बोया गया क्षेत्र है। इसी के अलावा ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फैक्ट। इसी के अलावा देखिए सेकंड फैक्ट की बात करेंगे कि सर्वाधिक चारागाह भूमि होती है, जो पशुओं को चराने के लिए जो भूमि काम आती है, मवेशियों के लिए, भैंसों के लिए जो भूमि काम आती है चरने के लिए, उसे कहा जाता है चारागाह भूमि। तो वो भूमि है वो सर्वाधिक किस जिले में है, तो उसका भी हमारा राइट आंसर होगा बाड़मेर। बाड़मेर जिले में ही सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है और यहीं पर है सबसे अधिक चारागाह
भूमि। इसी के अलावा आपको अब इसी में आपका न्यूनतम देखना है कि जो न्यूनतम है वो किस जिले में होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो न्यूनतम है वो होगी हमारी गंगानगर जिले में, यानी कि जो न्यूनतम चारागाह भूमि है वो है हमारी गंगानगर जिले में। आपको पहला फैक्ट समझ में आ गया होगा, कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक और न्यूनतम, और जो दूसरा है हमारा सर्वाधिक चारागाह भूमि और न्यूनतम चारागाह भूमि किस जिले में है। इसके बाद में फिर देखिए ऑप्शन डी है हमारा बांसवाड़ा। अब हम इसकी बात करेंगे तो बांसवाड़ा है, यह है सर्वाधिक भूमि उपयोग वाला जिला, सर्वाधिक भूमि उपयोग वाला जिला, यानी कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो भी उचित मात्रा में होती है जो कि फसलों को चाहिए, तो इसकी जो भूमि है वो सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में ली जाती है। तो सबसे अधिक जो भूमि उपयोग वाला जिला है वो हो जाएगा हमारा बांसवाड़ा। इसी के अलावा आपको दो जिले और याद रखने हैं, उनमें से जो पहला है वो है हमारा जैसलमेर। तो जैसलमेर देखिए इसके बारे में क्या है, जो सब सर्वाधिक बंजर भूमि है जिस जिले की वो है हमारा जैसलमेर, यानी कि यहाँ पर जो भूमि है वो अनुपजाऊ है, उसके अंतर्गत कोई फसल नहीं होती है, जिसे बंजर भूमि कहा जाता है, वो है जैसलमेर के अंतर्गत। हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट लैंड है, जो बेकार भूमि है, वो है जैसलमेर के अंतर्गत। इसी के अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है, प्रति भूमि लेयर, यानी कि लेयर बन जाती है, परत बन जाती है, तो प्रति भूमि है वो कहाँ पर है, ये परत वाली भूमि, तो वो है हमारी जोधपुर, और जोधपुर के अलावा है वो नागौर। और ये परत क्यों बनती है, क्योंकि जिस मिट्टी में, जिस खेत में एक बार फसल कर लेते हैं तो उसके अंतर्गत जो खनिज लवण होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, तो फिर वहां पर परत बन जाती है। तो उस परत को खत्म करने के लिए अगली बार उस खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई भी फसल नहीं बोई जाती है, और फिर वो वापिस से खेत ठीक हो जाता है। और आपने देखा भी होगा कि अधिक पैदावार करने के लिए खेतों में अल्टरनेट फसल का ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए, और इसी के साथ में लगातार 4-5 वर्ष करने के बाद में खेती उसको 1 वर्ष के लिए, यानी कि 1 सीजन के लिए खाली भी छोड़ना चाहिए खेत को, तभी पैदावार अच्छी होगी। तो जो प्रति भूमि है ये हमारी जोधपुर और नागौर में, बंजर भूमि जैसलमेर में, और सबसे अधिक भूमि उपयोग वाला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। इसके अलावा मैंने बता दिया जो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है या सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र है वो है हमारा बाड़मेर में। इसी के अलावा देखिए एक फैक्ट और है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल, राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो जाएगी हमारी खरीफ की फसल बोई जाती है। और यदि खरीफ की फसल में भी ऑप्शन पूछे तो वो हो जाएगा हमारा बाजरा। जो बाजरा है ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है, और वो भी बाड़मेर जिले में, ये भी आपको याद रखना है, बाड़मेर जिले में बाजरा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। हालांकि उत्पादन इसका बाड़मेर में नहीं होता है, इसका उत्पादन सर्वाधिक अलवर जयपुर में होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बाजरा या खरीफ की फसल बोई जाती है वो बोई जाती है बाड़मेर में, क्योंकि इसका एरिया भी अधिक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है। देखिए आपने 2 फसलों के नाम सुने होंगे जो कि संकर किस्म की हैं, एक तो है माही कंचन और दूसरी है उसका नाम है माही धवन। ये किस फसल से संबंधित है, बाजरा, गन्ना, मक्का, चावल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। जो मक्का है उसी की ये विकसित संकर नस्ल है माही कंचन और माही धवन। इसी के अलावा देखिए जो चावल की जो संकरित किस्म की फसल है वो देखिए कौन कौन सी है, तो उनमें है एक हमारी माही सुगंधा, क्योंकि चावल से सुगंध आती है तो आप याद रखना चावल से सुगंध, तो माही सुगंधा, और इसके अलावा माही रत्ना। ये दोनों जो फसलें हैं संकर फसलें वो हो जाएंगी हमारी चावल से संबंधित, जबकि माही कंचन और माही धवन हो जाएंगी हमारी मक्के से संबंधित। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, ICAR द्वारा मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इनके द्वारा राजस्थान के अंतर्गत मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। तो देखिए हमारे राजस्थान में जो मूंगफली है वो सबसे अधिक उत्पादित होती है, वो होती है लूणकरणसर से।
आपको ये पता होगा, क्योंकि जो हमारा लूणकरण सन है ये राजस्थान का क्या कहलाता है, राजकोट, क्योंकि राजकोट के अंतर से भी सबसे अधिक मूंगफली पैदा होती है। तो देखिए इसी कारण जो इसका अनुसंधान केंद्र है वो भी बनाया गया है बीकानेर में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीकानेर। लेकिन उसकी जगह अलग है, लूणकरण सन उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह है बीछवाल। बीकानेर के अंतर्गत मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है। देखिए हमारे भारत की ही ये प्रथम जैतून रिफाइनरी है। जैतून का मतलब होता है, हमें इंग्लिश में बोलते हैं ना ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, उसकी रिफाइनरी है राजस्थान में, जो कि भारत की प्रथम है। उसको कहां पर स्थापित किया गया है, सूरतगढ़ में, पचपदरा में, अमर सागर में, लूणकरणसर में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लूणकरणसर में। और इसका जो तेल होता है उसको बेचा जाता है राजस्थान ओलिव ऑयल के नाम से, आप इस तेल को बेचा जाता है। और ये जैतून रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। देखिए खरीफ की फसल जिसे दूसरी भाषा में कहा जाता है उनालू, और हमारा जो एक क्वेश्चन था जिसमें से हमने बताया था कि जो रबी की फसल है उसे बोला जाता है सियासू, सियासू। तो देखिए जो खरीफ की फसल है इसे बोला जाता है उनालू, तो उनालू की फसल नहीं है अलसी, इसबगोल, मटर, मूंगफली। तो देखिए अलसी, इसबगोल, मटर, इसी के साथ में हो जाएगा जीरा, मेथी, धनिया, गेहूं, सरसों, जौ और चना। ये जो फसलें हैं ये हैं रबी की फसलें। इनके अलावा जो हमारी फसल बच गई मूंग और मूंगफली, इसी के साथ में है हमारी फसल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, गन्ना। तो ये सभी की सभी खरीफ की फसलें हैं। देखिए हमारा जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ये सेट नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यानी कि यहाँ पर खरीफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रबी की फसल नहीं है। तो देखिए ये सभी तो रबी की फसल हो गई, अलसी, इसबगोल और मटर। इसके अलावा जो मूंगफली है ये है खरीफ की फसल। तो क्वेश्चन में हमारा खरीफ नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर हमारा रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। ये गलती से हो गया, आप इसे माइंड पर मत लेना, रबी की फसल है, यहाँ पर रबी की फसल नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल छप्पनिया का काल किस वर्ष में पड़ा। देखिए राजस्थान का सबसे भयंकर अकाल जिसे त्रिकाल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उस वक्त पीने के लिए पानी, खाने के लिए अनाज और फसलों के लिए चारा, इन सभी की कमी हो गई थी, जिसे त्रिकाल कहा गया। और इसे छप्पनिया का काल भी कहा गया, क्योंकि ये एक ऐसी सन में पड़ा था जिसके आगे 56 आता है, तो जिसके कारण इसे छप्पनिया काल कहा गया। वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी सन है या फिर कौन सा विक्रम संवत है। तो देखिए ये किस वर्ष में पड़ा, ऑप्शंस देखिए 1899 ईस्वी, 1783 ईस्वी, 1812 ईस्वी या फिर 1856 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1899 ईस्वी में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1899 सन में ये छप्पनिया का काल पड़ा। ये है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन जो हमारा हिंदू कैलेंडर है यानी कि जो विक्रम संवत है हमारा हिंदू कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसमें 57 जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा विक्रम संवत यानी कि जो हिंदू कैलेंडर होता है वो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। तो यदि हम इसमें 57 ऐड कर देंगे तो जो हमारा ईयर आएगी वो आएगी हमारी 1956। तो जिसके कारण इसे कहा जाता है छप्पनिया का काल। 1956 विक्रम संवत में पढ़ने के कारण इसे छप्पनिया का काल कहा गया। यदि विक्रम संवत पूछे 1956 या फिर कई बार ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार सन भी लिखा आ सकता है 1956 ईस्वी। तो इस ऑप्शंस में तो नहीं है कहीं भी 1956, आपको या तो 1899 देखने को मिलेगा या फिर 1956, इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि विक्रम संवत हमारे अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। यदि वर्तमान में जैसे 2024 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सन है, और यदि हम हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो इसमें 57 ऐड कर देंगे और फिर जो आएगा हमारा वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सन होगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हमारे सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।